नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का जो इजलास है आज उसका दूसरा दिन है और आपने देखा कि किस तरह रियासती हुकूमत यानी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की ज़ेर क़यादत जो वफद या डेलीगेशन रवाना हुआ था वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए, ऐसा लगता है कि उसकी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि आपने देखा कि दूसरे दिन तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी यानी रियासत तेलंगाना के लिए हासिल करने या राग़िब करने में रेवंत रेड्डी और उनका डेलीगेशन कामयाब रहा है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह कल भी 3,500 करोड़ रुपए का जो सरमायाकारी थी रेल की जानिब से, उसे भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो अब तक मैं समझता हूँ कि 15 से लेकर 17,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के यानी माहिदात पर दस्तखत हो चुके हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़ास तौर पर हम आपको बता देंगे फ़ैशन की दुनिया में अपना एक अहम नाम रखने वाले लॉरियल जो है उसने तेलंगाना में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कायम करने का ऐलान किया है और उसके लिए 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी तेलंगाना में वो कंपनी करेगी और नवंबर 2026 में इसका इफ्तिताह भी अमल में आएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता देंगे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ निकोलास हेर्नो मीनस जो है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने मुलाकात की और इस माहे को खतियत दी है। वैसे भी जहाँ तक लॉरियल की बात है तो आपको बता दूं कि ये कॉस्मेटिक की एक मशहूर और मारूफ कंपनी है और ख़ास तौर पर ग्लोबल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेटा एंड सप्लाई चैन हब के बारे में आप कह सकते हैं कि हैदराबाद बन गया है। तो बहरहाल आपने कल भी देखा कि किस तरह मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर सयाहत व वज़ीर इक़्तिसादियात ने यानी वज़ीर फ़िनांस ने मिस्टर अब्दुल्ला बिन तौक़ अली अल मर्री ने मुत्तहदा अरब इमारात की नुमाइंदगी करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी और रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में फ्यूचर यानी भारत फ्यूचर सिटी के जो तैयारी है उसका प्रोजेक्ट मुत्तहदा अरब इमारात को देने का ऐलान भी किया था। तो और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक इस कंपनी का सवाल है तो भारत फ्यूचर सिटी तकरीबन 30,000 एकड़ अराजी पर मुहित है और इसे आप कह सकते हैं ग्लोबल हब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर भी कह सकते हैं। 30,000 एकड़ अराजी पर आप देखेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तान के लिए पेश किया है, जहाँ पर हेल्थ केयर की सहूलतें होंगी, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मराकिज़ होंगे, जहाँ पर IT हब होंगे, जहाँ पर एजुकेशन हब होंगे, बड़े बड़े इदारे कायम किए जाएंगे, बावकार यूनिवर्सिटीज़ का जाल फैलाया जाएगा, तालीमी इदारों का जाल फैलाया जाएगा। तो ये खबर हम आपको सुना रहे थे। और दूसरी अहम बात आपको बताते हैं कि किस तरह ग्लोबल एशिया पैसिफिक हेड जो हैं उन्होंने भी तेलंगाना से माहिदा किया है, जिसके तहत हैदराबाद में ट्रैफिक कंट्रोल और साइबर सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है उसके साथ मिलकर यानी तेलंगाना हुकूमत के साथ मिलकर ये कंपनी गूगल निभाएगी। तो बहुत से ये जो माहिदात हैं सिद्दीक़ साहब वो हो रहे हैं और पिछले साल के बारे में आपको बता दूं कि 1.75 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी है तेलंगाना में लाई गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा फोरम है रियासत, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप जाके जो है ना बहुत सारे सरमायादारों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको जो है ना समय पहले आपकी जो सिटी है और फ्यूचर में होने वाली तरक्की है उसके बारे में हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि अब ऐसे बैकवर्ड माहौल में कोई भी जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो फ्यूचर सिटी जो डेवलप कर रहे हैं आप उसके लिए क्या क्या है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंपनियों को जब इन्वाइट कर रहे हैं तो फिर यहाँ की सहूलतें भी वैसी होना चाहिए। जी तो बराबर जो है ना इन्वेस्ट करेंगे लोग जो है ना। तो ये बहुत बेहतरीन एक वर्ल्ड फोरम का स्टेज है जहाँ से आप बहुत सारा सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं, यहाँ पे राग़िब कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जैसे कि नायडू आंध्र प्रदेश के लिए कर रहे हैं उधर अपनी तरफ से। तो ये कोशिश कर सकते हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आते हैं जहाँ पे जो है ना बेहतरीन जो है ना मौका मिलता है। तो ये बहुत ही काबिल सताइश है कि हमारी CM कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है ना इन्वेस्टमेंट को जो है ना फेच करें, लेके आए वहाँ से जो है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है और मज़ीद जो है ना कोशिश जारी है उनकी, यानी इसमें तरक्की भी हो सकती है, उनको मिल जाए और इन्हें बेहतरीन बोलेगा मतलब बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये, आप जो है ना जहाँ से सरमायादारों को सरमायाकारों को राग़िब कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जहाँ तक APEC
प्रेसिडेंट संजय गुप्ता का सवाल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उन्होंने मुलाकात की और आपको ये भी बता दूं कि इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर जो अपनी हुकूमत का कॉन्सेप्ट है, यानी क्योर, प्योर एंड रेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसे तफसील से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इसके अलावा आपको बता दूं कि यूनिलीवर के चीफ ऑफ सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन ऑफिसर से भी चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई और उसने भी रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी करने से इत्तेफाक कर लिया है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू है, तीसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी डेवोस में मौजूद हैं। और डेवोस में आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में जो दीगर चीफ मिनिस्टर है, तकरीबन 6 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आते ही आप समझ जाएंगे कि ये शख्स इतना बदनाम है मुसलमानों पर मजालिम के लिए, मसाजिद पर बुलडोजर चलाने के लिए और मदरसों के खिलाफ बकवास करने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ हो गया है, बदनाम हो गया है, बदनाम ज़माना है और वहीं पर भी इसकी बदनामी का सिलसिला जारी है। तो बहरहाल है, आसाम का चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा भी वहाँ पर मौजूद है और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मोहन यादव भी वहाँ पर मौजूद हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वो शहर कैसा है लेकिन आलमी सतह पर नहीं बल्कि कौमी सतह पर उसे क्लीन सिटी का एजाज़ दिया गया है। और वहाँ पर आपको बता दूं कि पॉल्यूटेड वाटर पीने की नतीजे में कई लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। आप हैदराबाद में अगर हाईटेक सिटी जाएंगे तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान का अगर कोई क्लीन एंड ग्रीन सिटी है तो वह हैदराबाद है। लेकिन पता नहीं बीजेपी, गैर बीजेपी जो रियासतें हैं उसके साथ तासुब, जानिबदारी बढ़ता जाता है। और हिंदुस्तान तो हैदराबाद देखें हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है जहाँ पर आज से नहीं बल्कि हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर और उनके वालिद महबूब अली पातशाह के दौर से ही हैदराबाद में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं पाया जाता था। हद तो यह है कि आसिफ जाही हुक्मरानी तो छोड़ दीजिए, निज़ाम को छोड़ दीजिए, अगर आप कुतुब शाही दौर का भी देखेंगे तो यहाँ पर अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज है जब से भी वो सिद्दीक साहब खुली कुतुब शाही दौर से हमारे यानी शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का निज़ाम पाया जाता है। और एक अहम बात बता दूं कि यहाँ पर हाल ये है कि उस दौर में हम्मामात हुआ करते थे और वाशरूम्स हुआ करते थे और इंतहाई जैसे स्विमिंग पूल होता था उसी तरह वाशरूम हुआ करते थे और जो शाही ख़ानदान के अरकान थे या ख़वातीन थे वो फूल और परफ्यूम वगैरह पानी में डालकर नहाते थे। जी हाँ रियाज साहब, अगर आप ताजुब करेंगे कि कई साल पहले 400-500 साल पहले अगर गुलकुंडी किले का दौरा करेंगे वहाँ आपको बेहतरीन जो है ना पाइपलाइन के जो है ना ठंडे गर्म पानी, हालांकि वो पहाड़ की ऊंचाई आपको तो मालूम है कितना है, तो पानी की सप्लाई कैसा होती थी बताइए। उस ज़माने में ना मोटर थी, कोई चीज़ नहीं थे, बेहतरीन पानी की सप्लाई, इसमें ठंडा एक में गर्म पानी, फिर ड्रेनेज सिस्टम। आज भी कई ऐसे टनल्स मिले हैं शहर की खुदाई की जगह जगह जहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम उस ज़माने से पाया जाता। मैं निज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कुतुब शाही दौर की बात कर रहा हूँ जो है ना। तो बताइए हम कितने एडवांस थे जो है ना। आज जो है ना मामूली एक शहर को पीने का पानी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसको जो है ना ड्रेनेज का पानी पिला रहे हैं लोगों को। आप बताइए। और क्लीन सिटी और बार बार उसको जो है ना हर साल उसको अवार्ड मिलता है, क्या होता है क्लीन सिटी है, क्लीन सिटी। तो बताइए कितनी झूठ है, कितनी जो है ना माहिर हो गए ना झूठ बोलने पे कि अवाम को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। क्या पागल है अवाम, समझती नहीं। अरे और आप टैंकर से भी सप्लाई करें तो जंगालू टैंकर से पानी सप्लाई करें, देखे आपने, वो पी के भी लोग बीमार हो रहे हैं ना। इतने जो है ना झूठे दावे लोगों के, बदमाशों के, अवाम के लिए कोई तरक्की के काम नहीं है इनके। कई साल से लोग हुकूमत कर रहे हैं, जाके देखिए यूपी में भी कितना बैकवर्ड है, कितनी जो है ना परेशानी के आलम में लोग हैं। कब से हैं बीजेपी की जो हुकूमत है, बताइए आप क्या कर रहे हैं, जाके देखिए। राजस्थान में भी ये लोग हैं, वहाँ पर भी जाके देखिए क्या करें, सिवाय फ़िरका परस्ती के और कोई काम नहीं कर रहे। न लॉ एंड ऑर्डर का, ना कत्लो खून गारतगिरी रोक रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं। गैंगस्टर्स वही हैं, सो वही हैं पूरे जाना, बड़े बड़े दावे करते हैं। वहाँ पे क्या तफरी के लिए गए हुए हैं लोग? अरे पहले अपनी स्टेट को तो सुधार लो पहले। अरे डेवोस में तफरी के लिए गए हैं ऐसा मालूम। हिमंता बिस्वा शर्मा मामूली हर साल जो फ्लड आता है उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहा जो है ना, मामूली उसके लिए वो कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं किया जो ना। वहाँ जाके क्या करता, जाके बताइए। यही जो है ना बकवास करते रहता है, गंदगी भरी हुई उसके जहन में जो है ना। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरनाज़रीन आपको बता दें कि डेवोस में अगर जिस तरह वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का 56वां इजलास चल रहा है सिद्दीक साहब, आपको बता दूं कि 56 साल से उस तरह के इजलास मुनक़िद होते जा रहे हैं और वहाँ पर जो आपसी मेल मिलाप होता है, ख़ासतौर पर जो बड़े दुनिया के जो सनती इदारे हैं, दुनिया के कारोबारी शख्सियतें हैं वहाँ पर आती हैं और जो हुक्मरान हैं वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर बाज़ाब्ता ना सिर्फ पैनल डिस्कशंस होते हैं बल्कि माहिदात भी होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान से 6 रियासतों के चीफ मिनिस्टर गए हैं, जिसमें
हेमंता बिस्वा शर्मा का मैंने जिक्र किया है। उसके बाद झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और 6 चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक आसाम का सवाल है, आसाम इस कदर फिरका परस्ती के लिए बदनाम है, वहाँ पर यानी रोजगार यानी सरमायाकारी हासिल करना बहुत मुश्किल है। मल्टीनेशनल कंपनी से तो हासिल नहीं की जा सकते हैं, हाँ हम दो हमारे दो से हासिल की जा सकती है। अब अंबानी ऐलान कर देंगे कि हम आसाम में सरमायाकारी करेंगे, अडानी ऐलान करेंगे कि हम आसाम में सरमायाकारी करेंगे, क्योंकि आलमी सतह पर जिस तरह आसाम बदनाम है, एक तो तूफान और बादोबारा वहाँ पर बार बार आते रहता है, दूसरी तरफ फिरका परस्ती का तूफान और जलजला हमेशा वहाँ पर खतरा रहता है। आप देखेंगे मसाजिद को, मदारिस को किस तरह निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों की बस्तियाँ उजाड़ी जाती हैं। तो ये सारी दुनिया पहचान चुकी है कि आसाम तरक्की करने के काबिल नहीं है और इस तरह की तरक्की उसी वक्त होती है जब लोग तासुब का सहारा ना ले, हुक्मरान गैर जानिबदार रहे हैं और तासुब से दूर रहे, तासुब की बीमारी से दूर रहे, तासुब की गंदगी से दूर रहे। लेकिन तासुब की गंदगी मैं समझता हूँ कि हमारे जो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं उनको लिपटे भी है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि कौन सी रियासत सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हासिल कर सकती है और इस सिलसिले में बिना किसी यानी बिला झिझक ये कहा जा सकता है कि 3 रियासतें हैं। एक तो पहले है तेलंगाना, फर्स्ट, सेकेंड आपको आंध्र प्रदेश और थर्ड जो है महाराष्ट्र, वहाँ पर सरमायाकारी हासिल हो सकती है। अब एक और रियासत है झारखंड। झारखंड में चूँकि कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वहाँ पर सोने के ज़खायर है, कोयले के ज़खायर है और लोहे के जो खाम लोहा है उसके ज़खायर मौजूद होते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर भी सरमायाकारी कर सकते हैं बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ या जो भी इदारे हैं। तो बहरहाल एक तो अहम बात रही है। दूसरी अहम बात आपको ये बताना है कि इस मरतबा हमारे मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल भी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए जाएंगे या जा चुके हैं, पता नहीं, लेकिन जाने वाले तो ज़रूर थे। इसके अलावा स्मृति ईरानी को भी भेजा जा रहा है। बहरहाल इस बहाने से सरकारी खजाने पर बोझ डाला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि अजीत डोवल को वहाँ भेजने की क्या ज़रूरत है। क्या डिफेंस के कोई आप वहाँ क्या डिफेंस की नुमाइश है, वहाँ पर क्या खारजा ताल्लुकात को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है उसकी नुमाइश है, क्या है? पहले तो आपकी खारजी जो पॉलिसी है, इस कदर एक्सटर्नल जो पॉलिसी है वो तबाह ताराज होकर रह गई है। वो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बिल्कुल नाकाम होकर रह गए हैं। अरे वो बेचारा 2 फीट ठहर कर बाजू बैठकर आपको गालियां दे रहा है ट्रंप, और आप एक जवाब नहीं देते। बिल्कुल रियाज साहब, ये देखिए कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है, वो इकोनॉमिक फोरम है। हाँ। ये सब के सब जो जा रहे हैं, जो सरकारी इंतखाम की आग लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल लगाने जा रहे हैं और ये तफरी के लिए जा रहे हैं रियाज साहब, और कोई मकसद नहीं है इनका। हाँ चलो भाई, इनका मकसद ये होता तरक्की के लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन इनका तो जहर भरा हुआ है इनके जहनों में। ये लोग क्या जाके करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे? कि इन्वेस्टर्स जो वैसे ही आ जाएगा। आप फिरका परस्ती की आग लगाए हुए स्टेट में और आप बोल रहे हैं कि जो है ना लाइए सरमाया लगाई, कोई ऐसा नहीं लगाएगा आसानी से। नहीं आते, सवाल ही इनको मालूम है कौन तकरीबकार है, कौन जो है ना तामीरी काम कर सकता है, उनको मालूम है अच्छी तरीके से, उनके ये जहनों को मालूम है ये कितने जो है ना ये लोग गंदगी भरी हुई इनके पास। जाके आप जो है ना सरमायाकारी आसाम का है देखिए, उसको नहीं मालूम, सारी दुनिया को मालूम है कितना गंदा शख्स है, कैसी जहनियत का हामिल शख्स है जो है ना। जी हाँ बिल्कुल, आपने कुछ भी नहीं होता जो है ना इससे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वहाँ पर चिरंजीवी से भी मुलाकात हुई है हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की, और उनकी दोनों की तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आई है। चीफ मिनिस्टर तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि आज तो दूसरा दिन था, कल क्या होगा, क्योंकि आज दूसरे दिन 11,500 करोड़ रुपये की सरमायाकारी हासिल करने में तो हुकूमत तेलंगाना कामयाब हुई है। दूसरी अहम बात बता दूँ, कैन इंडिया बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी इन द वर्ल्ड, ये भी इस मौजू पर एक ज़बरदस्त आपको बताता हूँ कि पैनल डिस्कशन होने वाला है और उसमें हो सकता है कि हिंदुस्तानी माहिरीन हिस्सा लेंगे। जी। तो रियाज साहब ठीक है, वो तो खैर वो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वाकई 3rd बनने वाला है कुछ है, लेकिन देखिए सब में बड़ा जो दीमक की तरह खाया जा रहा है फिरका परस्ती का जहर है रियाज साहब। जी। जब तक ये जहर नहीं जाता उस वक्त तक के तरक्की नामुमकिन है। चाहे वर्ल्ड फोरम में, वर्ल्ड के जो है ना लेवल पे लीजिए, वर्ल्ड के स्टेज पे लीजिए, आपको जो है ना बिल्कुल तंग नजरी से हटाना होगा, आपको जो है ना इससे हटके करके तो जब तरक्की होगी और लोग आएंगे भी, आप जब अट्रैक्ट कर सकते हैं बड़े बड़े कंट्रीज को, बड़े बड़े लोगों को, इन्वेस्टर्स को। जब तक आपकी फितरत में गंदगी भरी हुई, वो लोग कभी नहीं आएंगे आपकी तरफ, याद रखिए जाना। जी। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सवाल है, अब देखना यह है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में जो 6 हिंदुस्तानी रियासतें शिरकत कर रही हैं या शिरकत की हैं, उनमें कौन ज़्यादा सरमायाकारी लाता है। अगर कोई ज़्यादा सरमायाकारी लाने में कामयाब होता है तो मैं समझता हूँ कि नेशनल एयर अवार्ड
या कौमी अवार्ड जी। देना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 2047 तक उनका जो विजन है हिंदुस्तान यानी तेलंगाना की मईशत को 3 खरब डॉलर तक पहुंचाना है। ये उनका मंसूबा भी है, उनका मिशन भी है, उनका विजन भी है। अब देखना है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किस तरह इसमें कामयाब होते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर कई संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो कीमती ज़मीनों का नामो निशान मिटा रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात भी चीफ मिनिस्टर पर BRS ने आयद किए हैं। वैसे नाज़रीन एक और खबर की जानिब आपको हम लिए चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से। ये बताया जाता है कि 13 माह के दौरान वहाँ 1000 से ज़ायद रोबोटिक सर्जरीज़ की गई हैं। आप यकीन मानिए कि अगर कहीं पर रोबोटिक सर्जरीज़ होती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज हर शोबे में अपना असर डाला है और हर शोबे में कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक खामी ये भी है कि जो अफरादी क़ुव्वत होती है, अफरादी क़ुव्वत काम से महरूम हो रही है। इस तरह की बातें की जा रही है। ख़ासतौर पर अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजे में बेशुमार लोग बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। ये जो है ना, ये कॉमन मिथ है, लेकिन अगर देखा जाएंगे इसके बरक्स मामला है। लोग ये समझ रहे कि जब AI काम करेगा तो जो है ना मैन पावर ख़त्म, खुद ब खुद छुट्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जी। अगर आप जो है ना आदमियों को ट्रेन करेंगे, इससे पहले मैंने कहा है, अगर आपको आदमियों को जो है ना नई ट्रेनिंग दे, नई नई चीज़ें आप जो टेक्नोलॉजी सिखाएंगे तो रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। याद रखिए आप जो है ना, देखिए हर ज़माने में ऐसा होता है, पुरानी चीज़ जो है ना फरसुदा होती फिर नई उसकी जगह आती है, तो आप अडॉप्ट कर लीजिए अपने आप को, ख़त्म होगी बात जो है ना। तो उससे जो है ना ये बात बिल्कुल गलत है। ख़ासतौर पर इंडिया जैसा मुल्क जहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी है तो लोग काफ़ी घबराए हुए हैं कि भी खौफजदा हैं कि क्या होगा, हमारा हशर क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चेंजेस लाइए, अप टू डेट रखिए अपने आप को, बराबर आपको मौके मिलेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही है। और दूसरी बात देखिए सिद्दीक साहब, जहाँ तक रोबोट्स का सवाल है, रोबोट्स हिंदुस्तानी की ज़िंदगी में और हिंदुस्तानी के हर शोबे में रोबोट्स दाखिल हो चुके हैं। ख़ासतौर पर आप देखें ये कोरोना यानी और या कोविड-19 की जो वबा, आलमी वबा फैली थी, उसमें सरकारी आदद शुमार के मुताबिक तकरीबन 5 लाख लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे। जबकि आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मीडिया था उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि हिंदुस्तान में 5 लाख के करीब लोग अपनी ज़िंदगियों से कोरोना वायरस से हलाक नहीं हुए, बल्कि फौत नहीं हुए, बल्कि मरने वालों की तादाद, कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हिंदुस्तान में 75 लाख से ज़्यादा रही है। तो ये सच्चाई को भी छुपाया जा रहा है और छुपाया जा गया है। तो आपको ये बता दूं कि कोरोना वायरस के दौरान ख़ास तौर पर अस्पतालों में नर्सेज की बजाय रोबोट्स ने मरीजों की खिदमत की। मिसाल के तौर पर उनको दवाएँ उन तक पहुँचाना, उनके खाना उन तक पहुँचाना, जो लोग डर रहे थे खाना पहुँचाने के लिए। हालांकि आपको बता दूँ कोरोना वायरस इस कदर ख़तरनाक नहीं था जिस तरह समझा गया। लोग डर के मारे मर गए, लोगों को डरा डरा कर मार दिया गया। और सिर्फ ये हिंदुस्तान में नहीं हुआ, हिंदुस्तान में अगर 75 लाख लोग मारे गए हैं तो अमेरिका में भी कम लोग नहीं मारे गए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में क्या हालात हो गए थे, सुपर पावर। और आप देखेंगे कि क्या पावर था, इस कदर लोग बेबसी का शिकार होकर मर रहे थे जिसकी हद नहीं। हालांकि आप अंदाजा कीजिए कि यूनानी अद्वियात में कोरोना वायरस की जो दवा थी किस कदर अच्छी रही है। खासतौर पर आप अंडे देखिए, गरम गरम अंडे, कलौंजी, गरम पानी, और यहाँ तक कि विटामिन सी के जो टैबलेट्स थी, विटामिन सी के जो फल थे और अच्छे खाने थे, वही उसका इलाज था। बरखिलाफ करोनिल के जो है ना, जी हाँ, गाय गोबर का जो, अरे ये तो गाय गोबर तो अब अंदाजा कीजिए इनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है। जी जी। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा कम से कम चलो एक तो बहुत बड़ा फायदा हिंदुस्तान को, जब ये रोबोट्स आ जाएंगे फिरका परस्ती तो नहीं करेंगे लोग। जी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल। ये उनके पास जज्बात होते हैं ना, एहसासात कुछ होते भी हैं, नहीं उनका होते, कोई मजहब होता है। बिल्कुल जो है ना, ना किसी के ऊपर अटैक करेंगे, ना किसी के मजहब के पे अटैक करेंगे, ना किसी पे बुलडोजर चलाएंगे लोग, और जो काम है फिर अपना वो उनको करते नहीं, उनको भी मुतासिर किया जा सकता है। अगर जो प्रोग्रामिंग उनकी जो कमांड आप देंगे वो सुनते हैं, इंसान का जो कमांड रहता है। और ये दलिंदर जो हैं, ये आप अंदाजा कीजिए, कम्युनल डॉग्स जो हैं, फिरका परस्त कुत्ते जो हैं, वो हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं। जी हाँ, तबाह बर्बादी की तरफ ले आ रहे हैं। कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, सारी दुनिया में भी नाम बदनाम हो रहा है इनका। हर जगह जो है ना मालूम हो चुका है कि इनकी हकीकत क्या है। अरे जानबूझकर मसाजिद को वो निशाना बना रहे हैं साहब। 12 साल के अंदर क्या हशर कर दिए लोग हिंदुस्तान का, बताइए, इंडिया को जो है ना। और अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहा है वो चीफ मिनिस्टर। अगर ये करता उत्तर प्रदेश हो या आसाम हो, अगर वहां पर आप मस्जिद को गिरा देंगे, मुसलमानों के घरों को उठा देंगे, बुलडोजर चला देंगे, कि गिरजाघरों को जमीन दोस्त कर देंगे, तो ये समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया, कि बल्कि हिंदुस्तान को आप बदनाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान पर आप बदनुमा दाग है। जी हाँ। अच्छा नाज़रीन, आपको ताजुब करेंगे कि ये लोग के पास कैसी लाइन लगी हुई है फिरका परस्ती की। देखिए कल ही जो है ना एक बीजेपी का प्रेसिडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, जो है ना नितिन उसका नाम है। तो वो आते कैसा जहरीला बयान देता देखिए ना। वो कहता कि
हमको सब में पहले डेमोक्रेसी मतलब एक ये जो जोग्राफियाई हालात तब्दील हो रहे हैं उस पर हमको देखने की जरूरत है। डेमोग्राफिक इन्हें खास तौर पे मिसाल ले रहा है वो बंगाल और आसाम की, यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा कि जो है ना यहाँ पे हिंदुओं की तादाद बिल्कुल जो है ना कम होके मुसलमानों की बढ़ने वाली है। कल ही उसका बयान आता है। अरे मेरे भाई, मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है मगरबी बंगाल में, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश में आपको बताता हूँ कि 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, यानी 19% या 20% वोटर्स मुसलमान हैं वहाँ के। जी हाँ, बिल्कुल जाना। तो अभी से इतना सहमा हुआ घबरा हुआ है, वो अभी नया नया है, उसकी उम्र भी कम है, तो कैसी ये लोग फिरका परस्ती के बीज हो रहे हैं। जरा बीजेपी के अरकान को कह रहा है कि तुम लोगों को अभी से तैयारी करना होगी डेमोग्राफिक। जी हाँ, कहला ये बयान दे रहा है जो है ना, बताइए इसने कितनी आबादी बढ़ाई है वो देखना है, वो तो देखना है। ये तो देखो कि अच्छा वो जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रहे हैं वो तो बात कर रहा है, ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम हिंदूस कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी आबादी बढ़ जाए, ये बात नहीं कर रहा वो बोल रहा कि इतना घबराया हुआ है कि नहीं नहीं ये मुसलमानों की आबादी जो है ना बढ़ती, इनडायरेक्टली कहना वही चाह रहा, उसका मतलब वही है ना कि तुम लोग पहले से तैयारी करो, क्या करते करो, खासतौर पे आसाम और बंगाल के लिए तुम ना तैयार हो जाओ। आसाम में 35% मुसलमानों की आबादी है, 30 नहीं 40% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन बदकिस्मती वहाँ ये है कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है बिल्कुल। अगर मुसलमान वहाँ पढ़े लिखे होते तो यकीन मानिए कि आज आसाम की सूरत हाल अलग होती। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर होता वहाँ पे, बिल्कुल मिनिस्टर होता था, और पहले जो चीफ मिनिस्टर था आसाम का वो मुसलमान, बिल्कुल मुसलमान थे जो है ना, और फखरुद्दीन अहमद भी वहीं से थे, अनवर तैमूर वगैरह जो है। जी हाँ, तो ये हकीकत है। कब तक ये लोग उसको भुला पाएंगे, कब तक वो नहीं, असल में ये जख्म ताज़ा करके लोग जो है ना इत्मीनान सुकून लेते हैं। इनको बहुत तकलीफ होती है कि माजी में ऐसा हुआ यहाँ पे जाना, जबकि रियलिटीज़ है, आप रियलिटीज़ को बदल नहीं सकते ना। हकीकत को आप खाली दिल की बिड़ास निकालने, बकवा करने, चीख पुकार करने से क्या होने वाला है, वो तो लिखा हुआ है ऑलरेडी कैसा है यहाँ पे होने वाला है, तुमको क्यों फिक्र है। तो ठीक है, आप भी अपनी जो है ना डेमोग्राफी की जो चेंजेस है वो भी आप करिए, आपको कौन रोक रहा है ना, आप भी बढ़ाइए ना, फिर क्या तरीके लाइए, दूसरों को ला के बसाइए वहाँ पे, वो तो भी काम करिए, अगर नहीं हो सकता तो पैदाइश है। देखो आप जुल्म करेंगे, आप जबर करेंगे मेरे भाई। अब हिमंता बिस्वा शर्मा को कितने बच्चे हैं पता ही मालूम कर लीजिए। बात करता है बड़े बड़े के भाई उनकी आबादी बढ़ रही है, तो तुम आबादी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, तुम्हें क्या खामी है, अगर कुछ खामी है तो बताइए, इलाज भी है उसका। बिल्कुल है। और यह साहब कई स्कैंडल्स में मुलविस है, उन्हें उसकी बीवी जो है ना उसको छुपाने के लिए जो है ना इस किस्म के नारेबाजी लगाते हैं। नहीं, वॉशिंग मशीन, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर जो बदगुमान है, इंतहाई करप्टेड है, इंतहाई यानी रुश्वतखोर हैं, जिन्होंने बदगुमानियों का इर्तिकाब किया है, उन्हें डाल दिया जाता है उस बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, और ये साफ सुथरे होकर निकलते हैं कि दाग धब्बे को धुल जाते हैं, और ये समझते हैं कि हम पाक हो गए हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की हुकूमत आती है तो फिर समझिए कि इनके जो दाग धब्बे हैं पूरे अंदर तक जाएंगे। मशीन एक नहीं है साहब, 2-3 मशीन है। एक ईडी है, एक इनकम टैक्स है जो है ना, ऐसे 2-3 मशीन है उनके पास जो है ना। उन्होंने कहा, शरद पवार ने वादे तौर पर कहा कि जो मरकजी एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, और जितने भी इनकम टैक्स के हो, तमाम के तमाम हुकूमत के इशारों पर नाच रहे हैं। ये बात बाज़ाब्ता तौर पर शरद पवार ने कही है। और हालिया अरसे के दौरान ममता बनर्जी ने भी, जिसमें चीफ जस्टिस एक तकरीब में मुशरिक थे, कुछ जजेस भी थे, उन्होंने कहा कि खुदारा हिंदुस्तान को बचा लीजिए, हिंदुस्तान की अदलिया को बचा लीजिए, हिंदुस्तान को बचा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नाराज जो अरकान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, रुश्वतखोरों को अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, उन्हें क्लीन शीट दी जा रही है। ये बात कही है उन्होंने कि इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रियाज साहब, कितने केसेस है उनके ऊपर जो है ना, कितने जो है ना मर्डरर्स हैं जो है ना, कितने के केसेस चल रहे हैं मालूम आपको। पार्टी में आ जाइए, आप साफ सुथरे हो जाएंगे, आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, बल्कि वह तो जेल से छुड़ा लीजिए, मर्डरर्स को छुड़ा दीजिए, रेपिस्ट को छुड़ाइए। अरे भाई, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की इज्जत बचा ली है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सिंगर को जो जमानत दिए थे, रेपिस्ट है, कातिल कहा जा रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर उस पर केस चल रहा है, और जो मुतासिरा लड़की है उसके बाप के कत्ल का इल्जाम उस पर है, और आप देखेंगे कि हाईकोर्ट का जो जज है वो इसे जमानत दे देता है। और शर्म की बात यह है कि हाईकोर्ट के जज ने इस तरह की हरकत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इज्जत बचा ली। बिल्कुल जाना, वरना कानून की हुक्मरानी कहा रही थी जी। बिल्कुल। अब ये समल का देखिए, बेचारा जज जो है ना 15 मेंबर्स को सिक्योरिटी फोर्सेस के एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया, तो उसका फौरन ट्रांसफर कर दिया कर देते। मासूम बच्चे को जो है ना, मुसलमान को, वो बेचारा बेचने के लिए बाहर निकलता, उसको गोली का निशाना बनाए थे। अरे मेरे भाइयों ने अगर आके तुम्हारे घर पे गेरुआ झंडा चढ़ाता है तो आता क्यों है वो घर पे, कैसा चढ़ाता है, हिम्मत कैसे की है। अमेरिका में तो ये है कि अगर कोई घर के करीब से गुजरा तो उसे गोली मार सकते हैं आप। मार देते, बिल्कुल मार देते वहां पे जाना। यहाँ पे तो बेचारा वो जा रहा है, रोड पे से जा रहा है, कम सीन बच्चा है, घर पर ठहर कर भगवा झंडा लहरा दिया था घर पर। सब गलत है। हालांकि उसका बाप हो रहा कि इन्हें कुछ बेचने के लिए बाहर निकला, इसको गोली मार दी जाना। उन्हें गया अदालत तक गया, अदालत के वो लोग बोले कि जज बोला कि नहीं ये लोगों को अरेस्ट करो, ये तो बेकसूर है। उन्हें बोला इसकी वीडियो से मतलब तो प्रूफ है, कैसा मारते मासूम बच्चे को। बोला आप क्या करा, उन्हें बताइए, पत्थर में फेंका, उन्हें कुछ भी नहीं करा,
उसको जो है ना जान से मार दिया आपने। अरे ये दरिंदे तो ऐसे है कि आपको किसी इंसान के हाथ नहीं है, उस पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उसका उसने पतंगबाजी की। अरे उसके 2 हाथ भी नहीं है भाई साहब, उसके घर उसकी जो मलगी है उसको डिमोलिश कर दिया इन लोगों ने। जी हाँ, तो ऐसी जो है ना, तो इनकी अंधी नगरी चौपट राज है रियाज साहब, ये इतनी नहीं अंधे हो नहीं, गए बात लोग ये अफ्रीका चीज परस्ती में। याद रखिए कि अगर जो नाइंसाफी करेगा या जुल्म करेगा तो उसका बदला तो उसे चुकाना ही पड़ेगा और उसे उसको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो बो रहा है वो काटेगा वो जरूर। रियाज साहब ये देखिए, हाँ। जब ये चीज़ें हो रही हैं, ये देखिए आप जो है ना अखिलियत के साथ कर रहे हैं, करते करते उनकी हिम्मत इतनी हो जाएगी, अक्सरियत के साथ भी वो लोग ये हरकतें करना शुरू करेंगे। देखिए शंकराचार्य की क्या हालत कर दी बिल्कुल उन्होंने, बुरा हाल उसे उसका जलील बेचारे खार करके रख दिया, करके वहां से बढ़ाए बेचारे को जो है ना, मजहबी आदमी जो है ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसका जो है ना, हाँ। निकाल के उसको जो है ना बाहर कर दिया जाना। उन्हें भी नोटिस भेजा है हुकूमत को जो है ना। अच्छा क्यों बाहर किया? हुकूमत से सवाल किया था उसने? जी हाँ, सवाल किया तो बहुत गुस्सा आ गया उनको जो है ना, हाँ। ये इंतजाम वगैरह नए थे बोले, कोई इंतजाम नहीं देते बोले, और वो आपसी जो है ना वो मठों का कुछ झगड़ा है। बहरहाल बीजेपी के लिए मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है शंकराचार्य की अहमत को, उन्होंने बिल्कुल जलील खार करके रख दिया। कोई अहमियत नहीं है शंकराचार्य वगैरह की, क्योंकि इसका बीजेपी को क्रेडिट जाता है और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और मुबारकबाद है बीजेपी इसके लिए कि शंकराचार्य को जलील कर दिया बीजेपी ने। अरे योगी चाहते हैं मैं उनसे बड़ा हूँ, योगी खुद बहुत बड़े शंकराचार्य मानते हैं अपने आप को, जो हर मामले में उन्हें मुदाखलत करते रहते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से वो प्रयागराज वगैरह सब यूपी में है। बहुत अजीब गरीब बातें कर रहा था, उसका हशर यही होने का था और जलील होना था, उसे हो गया जलील, हो गया बिल्कुल जो है ना। अरे वो खुद अपने आप को बहुत बड़ा जो है ना भगवान की तरह मानता है, शंकराचार्य मानता है, मजहबी फिगर मानता है वो, क्योंकि वहीं पे ये होते हैं ना सारे प्रयागराज फिगर का क्या हाल हो गया बीजेपी ये ना। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को हिंदुओं से, शंकराचार्य से, फला आचार्य से कुछ लेना देना नहीं है, अपने मफादात से, अपनी हुकूमत से लेना देना है। शंकराचार्य ने सवाल किया और सवाल के ऊपर आप नाराज होते हैं, उनके खिलाफ आप अंदाजा कीजिए कि मजहबी तकरीब में शिरकत की इजाजत नहीं देते। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, इख्तिदार कांग्रेस ने पवन खेरा ने एक बात कही है। जी हाँ, सिर्फ इख्तिदार चाहिए उनको, कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई मजहब नहीं है, कोई लगाव नहीं है उनको, कोई मजहब से कुछ नहीं, क्या नहीं, सिर्फ उनको इख्तिदार चाहिए और बस चिपटे रहना इख्तिदार से। 12 साल हो गए, 14 साल होने को आ रहे हैं, चलिए छोड़िए, दूसरों को मौका दीजिए। कई लोग है लाइन में ठहरे हुए हैं, जी हाँ जी, कब तक आप पकड़ के बैठेंगे जो है ना। बिल्कुल आपने सही हर कंट्री में चल रही है ना, इनकलाब चल रहा है और तब्दीलियां आ रही हैं, बराबर और यहाँ पर भी तब्दीली आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी के एक सदर को जो 45 साल का है उसे बना दिया है और जिंजी की वो की है, ये की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंजी आने वाले हैं, जिंजी जब बेदार हो गए तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। आप अंदाजा कीजिए नाज़रीन, आपको श्रीलंका चले जाइए या फिर नेपाल जाइए, फिर बांग्लादेश जाइए, वहाँ पर किस तरह जिंजी यानी नौजवान नस्ल ने इनकलाब बर्पा कर दिया। अब हिंदुस्तान का नंबर है ये कहा जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म और अमित शाह कहते हैं कि नहीं, जी तो हमसे मुतासिर है, हमसे खुश है। अरे भाई किधर खुश है आपसे? हिंदुस्तान आज आलमी सतह पर किस तरह अलग थलग होकर रह गया है, बदनाम करके हिंदुस्तान को रख दिया है इन कम्युनल फोर्सेस ने, इन कम्युनल डॉग्स ने। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि कैसे हिंदुस्तान में गुर्बत से बदनाम हो गया है, बीमारियों से बदनाम हुआ है, फिरका परस्ती के लिए बदनाम हुआ है, मसाजिद पर बुलडोजर चलाने से बदनाम हुआ है, गिरजाघरों को यानी जमीन दोज करने से बदनाम हुआ है, पैस्टर्स पर हमले किए गए हैं, ईसाइयों के जो दुआया इज्तिमा थे उन्हें हमलों का निशाना बनाया गया है और ये कहा गया है कि ये लोग हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे। अरे मेरे भाई, हिंदू ईसाई क्यों बन रहे हैं ये तो सवाल सोचो ना, बुनियादी वजह क्या है ये तो जानने की कोशिश करो। अरे तुम हिंदू को अपने करीब बैठने नहीं देते, दलित को, और उसे हिंदू कहते हैं, और हद तो यह है कि तुम उसके हाथ का खाना नहीं खाते, उसके करीब नहीं जाते, उसे मंदिरों में आने नहीं देते, तो फिर क्या वो हिंदू रहेगा? वो तो मुसलमान बन जाएगा, वो तो ईसाई बन जाएगा। क्योंकि अगर आप मुसलमानों के पास आते हैं तो देखेंगे कि बादशाह हो या नौकर हो, गुलाम हो या आगा हो, एक ही सब में ठहरे होते हैं। जी हाँ रियाज साहब, देखिए कई काबिल बच्चे सब लाइन में तैयार हैं, लगे हुए हैं, और आप उनकी खिदमत लेते हैं तो इतनी सियासत में वो लोग जो है ना तकदीर बदल सकते हैं मुल्क की, क्योंकि दे आर इंटेलेक्चुअल, वो इतने क्वालिफाइड है, उनके पास फिरका परस्ती का जहन नहीं है। लेकिन आप नौजवान नस्ल को आने नहीं देते, आप बिल्कुल आप मौका देने ही नहीं चाहते, वही घसे पीटे बुड्ढों को लेके चलते हैं आप जो है ना। दुनिया की सियासत में कई तब्दीलियाँ आ चुकी है जो है ना, तो वहाँ पर भी जो है ना, यहाँ पर भी ज़रूरी है, चेंज आना ज़रूरी है। और बेचैन है इसके लिए, नौजवान बेचैन है, खासतौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है, लोग बेचैन है कि कब तक हम सहते रहेंगे, ना जॉब से हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम पढ़ लिख के सब कुछ है। साइबर क्राइम्स क्यों बढ़े ये बताइए आप जो है, साइबर क्राइम्स बढ़ने का रीज़न क्या है? यही है कि आप जो है ना इतने काबिल बच्चे हैं, उनको जॉब्स नहीं दे सक रहे हैं। आप क्या करेंगे उन्हें बताइए? साइबर फ्रॉड ने तो क्या करेगा उन्हें बताइए? क्यों? क्योंकि आप जॉब नहीं दे रहे उसके लिए। बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, और आप साइबर फ्रॉड की जो बात करें, मोदी हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई साइबर फ्रॉड पर काबू पाने में। बिल्कुल नहीं है, जी जी, बेबस है, पुलिस भी बेबस है। हाँ। इतने हाईटेक किस्म की जो है ना क्राइम्स हो रहे हैं रियाज साहब, कि पुलिस खुद बेबस है कि कैसा इनको सॉल्व किया जाए। जी, बरहम जिंजी की कार्रवाई है। बिल्कुल बिल्कुल इनडायरेक्टली वही है ना, इनडायरेक्टली वही है जो है ना। ऐसे में अगर जो है ना, याद रखिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई साइबर अटैक करता है आपके
सारी डिफेंस पे, हर किस्म के डिपार्टमेंट में, तो आप कैसा निपटेंगे ये बताइए। ये तो इंडिविजुअल जो है ना ये लोग क्राइम कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की जो है ना मिशनरी पे अगर साइबर अटैक्स होते हैं तो आप कैसा उसको सॉल्व करेंगे ये बताइए। ये सुनने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह सोने की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। जो सोया वो खोया, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि गोल्ड की बात कर रहा हूँ, सोने की बात कर रहा हूँ। सोने की कीमत में आपको बता दूँ कि हालिया अरसे के दौरान किस तरह बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब सोना आपको बता दूँ कि 1,58,000 फ़ी तोला हो गया है, यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,58,000 तक पहुँच गई है। सोना तो सोना, आप जैसा कहते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो चांदी का भी हाल बहुत बुरा है। चांदी की कीमत आपको बता दूं कि अब फिल वक्त 3,35,000 रुपये फ़ी किलो चांदी हो गई है। तो 3,000 यानी 3,350 रुपये फ़ी तोला चांदी हो गई है। अब सोने की कीमत यानी 97, 99 में अगर आप बात देखेंगे तो 4,800 के करीब सोने की कीमत हुआ करती थी, और अब चांदी की कीमत 3,350 रुपये फ़ी तोला हो गई है, यानी 3,35,000 रुपये फ़ी किलो चांदी फरोख्त हो रही है। और आपको यही बता दूं कि ख़ास तौर पर पिछले यानी जनवरी के 18 दिनों में ये कहा जाता है कि चांदी की कीमत में 57% इजाफा हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन अब सोने की कीमत में 1,58,000 यानी इजाफा होकर 1,58,000 हो गया है सोने की कीमत। तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या हाल होगा। अब वैसे में अब जो लोग महफूज सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, तो फिर सोना खरीद कर रख लें। सोने की कीमत 2 लाख रुपये फ़ी तोला होने वाली है, और ये 6 माह के अंदर आप देखेंगे कि 2 लाख रुपए तक सोना पहुंच जाएगा। बिल्कुल यकीनन। अच्छा, अब इसके बात ये है कि अब इसके वजूहात का पता करें कि भाई वजूहात क्यों सोने में ही इजाफा हो रहा है ना। तो मेन वजह मैं तो ये कहूँगा कि मेन जो है ना मिस्टर टैरिफ की वजह से, जो जंग के बादल हर तरफ लहरा रहे हैं, जंग के बादल है हर तरफ हर एक को डराना धमकाना, इस पे अटैक करूंगा, उस पे टैरिफ लगा दूंगा करूंगा, तो लोगों में अनसर्टेनिटी आ गई जाना। तो लोग परेशान है कि भाई इन्वेस्टमेंट आखिर किस पे करेंगे तो कुछ हो जाए, कभी इस पे अटैक कर दिया, किसी पे कब्जा कर लिया इन्हें, आज उस पे करा, हमारे पे कर देगा, हमारे पास 500% लगा देगा टैरिफ, ये करेगा वगैरह। तो मेन आधी वजूहत तो मैं बोलूँगा मिस्टर टैरिफ की वजह से जो सोने की जो रेट बढ़ गए जाना। अब देखिए कि 2026 में अब जो नया साल अब पहला माह भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो बहरहाल पहले 18 दिनों में 2026 के पहले 18 दिनों में चांदी की कीमत में फ़ी किलो 57,000 रुपये का इजाफा हुआ है। कोई मामूली इजाफा नहीं है। और आप 57,000 तो पहले 18 दिन बता रहे हैं, अब और 3 दिन के दौरान जो इजाफा हुआ है, आज चांदी जो है 3,35,000 रुपये फ़ी किलो हो गई है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक चांदी का सवाल है, तो 2-3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि चांदी की कीमत हैदराबाद में 3,18,000 रुपये फ़ी किलो थी, आज 3,35,000 फ़ी किलोग्राम हो गई है। तो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। ऐसे में आप चांदी भी खरीद कर रख लें, सोना भी खरीद कर रख लें, और कीमतें कम नहीं होंगी, बढ़ते जाएगी। वैसे क्योंकि ईरान और अमेरिका का जो मसला चल रहा है, और इसराइल की वजह से अमेरिका अब तबाह होने वाला है ऐसा लगता है, और इसराइल को बचाने की कोशिश में अमेरिका तबाह होगा, अमेरिका की मईशत तबाह होगी। ये एक अहम सवाल है और एक अहम नुक्ता भी है। अब ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो फिर आप समझ जाइए कि उसका क्या होने वाला है। अब मिस्टर टैरिफ यानी टैरिफ ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, क्योंकि मैं टैरिफ ट्रंप इसलिए कह रहा हूँ कि वो हर किसी को, अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, सबको, अपने मुखालिफिन को, अपने इत्तेहादियों को, तमाम को टैरिफ की धमकी देते जा रहे हैं और किसी को नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि इंटरनेशनल वो चौधरी बन गए हैं। और ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ईरान मुझे कत्ल करता है तो फिर ईरान के लोगों को मिटा कर रख दिया जाएगा, ईरान को मिटा कर रख दिया जाएगा। अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। बहरहाल अब ट्रंप की बारी आ गई है ऐसा लगता है, क्योंकि पैसे पहले ये कहा जा रहा था, ईरानियों ने भी कहा कि पहली गोली तो मिस कर गई थी, लेकिन अब जो गोली आएगी वो मिस नहीं करेगी, कान को लगकर निकल गई थी, कान में धस जाएगी, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन हम इस तरह की तायद नहीं करते, क्योंकि दुनिया में जमहूरियत को फ़रोग देना है। चाहे कोई भी अन्नानियत का मसला यानी मुजाहरा करे, या आमरियत का मुजाहरा करे, या डिक्टेटर बन जाए, या पागल बन जाए, या जुनून में मुब्तला हो जाए, जंगी जुनून में मुब्तला हो जाए, फिर भी हम तशद्दुद की यानी मुखालिफत करेंगे, तशद्दुद की हिमायत नहीं करेंगे। और ट्रंप जो है वो तशद्दुद को हवा दे रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। आज सोने चांदी की कीमत में बहुत ज़्यादा जो इजाफा हो रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसियाँ गिरती जा रही हैं, उसके लिए ट्रंप जिम्मेदार है, उनके टैरिफ पॉलिसी भी जिम्मेदार है, उनकी जिस तरह इसराइल नवाजी है वो जिम्मेदार है। और इसराइल के लिए ट्रंप ना सिर्फ दुनिया को तबाह करेंगे बल्कि अपने आप को, अपने मुल्क को भी तबाह करके रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि अगर तुम हम पर हमला करोगे तो फिर समझिए कि ये पूरी मुकम्मल जंग होगी। ख़ासतौर पर ईरान की जो रहबर आला है आयतुल्लाह अली खामिनाई, उनको
अगर कि ज़रा भी धक्का पहुंचता है तो फिर समझिए कि ये अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और अमेरिका पछताएगा ज़िंदगी भर। रियाज साहब, मैं आप कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी या बहुत बदेर जो है ना, ये शख्स की जगह मेंटल असाइलम है जो है ना। जी जी। ये इस किस्म की जो हरकतें कर रहा है, लोग इतने बेजार हैं, परेशान हैं कि कब क्या बयान देगा, कब क्या करेगा, किसी को नहीं मालूम जो है ना। क्योंकि वो शख्स के बाद जो है ना न्यूक्लियर के बटन से, रियाज साहब, वर्ल्ड का जो है ना सुपर पावर है वो। तो इस किस्म की जो है ना बचकानी किस्म के बयान दे रहा है वो। बताइए जो है ना कि अभी तुम लोग कह रहे हैं कि तुम लोग खामनी को निशाना बनेंगे, उन्हें क्यों तो ना ट्रम्प को मारे? कभी नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा उन्होंने जो है ना। ईरान ने नहीं कहा, लेकिन वो दूसरे लोगों ने कहा है। ये दूसरे कहे, वो प्रोपेगेंडा है रियाज साहब, ये खाली प्रोपेगेंडा है। तो आप उसको बेस बना के आप बचकानी बयान दे रहे हैं कि मेरे कुछ हो जाता है, मैं कुछ हो जाता है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी बच्चे आपस में वो बहस कर ले, छोटे बच्चे लड़ लेते, बहस कर लेते, देखिए तो वैसी हरकतें होंगी ये जो है ना। बताइए कहाँ है ये? डिप्लोमेसी बोलते हैं इसको, या मैच्योरिटी बोलते हैं आप, सियासी मैच्योरिटी बोलते हैं आप। इलाज की जरूरत है, इलाज की बिल्कुल जो है ना इलाज की जरूरत है। क्या सारे नेटो कंट्री, उसके खुद दोस्त परेशान है, ये क्या कर रहा है? अचानक बैठे बैठे छेड़ा जाए, हर एक को जो है ना कब्जा कर ले तो बोला, और उसको एक डुप्लीकेट तो भी बना के एक पीस प्राइज दे देना ने नोबेल का जो है ना। कितना बेचैन है नोबेल प्राइज के लिए? नहीं देंगे, तबाही बर्बादी के लिए नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। वो बेचारी लाके, वो अपोजिशन लीडर उन्हें लेके ले लो तुम अपना बोल के लाके दे दी माचाडो, और वो चाहते हैं कि वहाँ के सदर बने। हाँ बिल्कुल जो है ना बने, वो भी यूं ही नहीं रही। हाँ वो भी जो है ना, वो बिकी भी, उन्हें भी जो है ना वहाँ के अपोजिशन लीडर है वो वेनेजुएला की, तो उन्हें बोली कि ठीक है तुमको चाहिए ना, मेरा ले लो, मेरे को नहीं चाहिए जो है ना। तो फिर वो स्वीडन की जो कंपनी है, वो जो सोसाइटी है, बोला बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये बेचने का नहीं है, एक दूसरे को देने का नहीं, जिसको दिए उसके पास ही रखना बोले वो लोग है ना। स्वीडन की जो नोबल सोसाइटी है ना, वो लोग बोले कि ये क्या हो रहा है, बंद कमरे में बातचीत हुई। हाँ ये बिल्कुल है ना। तो बताइए इस किस्म की हरकतें हो रही है कि क्या है, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स अजीब व गरीब हो चुकी है रियाज साहब। बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के कराची, जो इक़्तिसादी दारुल हुकूमत कहा जाता है पाकिस्तान के कराची को, और पाकिस्तान का, और वहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह वहाँ पर गुल प्लाजा में आतिशबाजी हुई थी, यानी आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में आपको बता दूँ कि अब तक की जो इत्तलात आ रही हैं उसमें 61 लोग, यानी 61 लोग जो हैं, 61 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि एक दुकान से, जो ताज़ा तरीन वाक़या है, एक दुकान से 30 लाशें बरामद हुई हैं, ये बंद, क्योंकि लोगों ने अपने आप को आग से बचाने के लिए उस दुकान में बंद कर लिया था। अब आप दुकान में बंद करते हैं तो धुआं आ जाता है, फिर आप देखेंगे कि गला घुटने से यानी उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, और फिर वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। तो बहुत ही सफोकेशन जिसे कहा जाता है, यानी गला, यानी धुआं जो था उसकी वजह से वो हलाक हो गए सांस नहीं लेने पाकर। तो एक दुकान से 30 लाशों का निकलना बहुत ही ख़तरनाक बात है, और बहैसियत इंसान हमें हर इस तरह के वाक़े पर अफसोस तो होता ही है। जी जी बिल्कुल, इंसानी इतलाफ़ है जो है ना, और ख़ासतौर पर हादिसाती जहाँ भी होते हैं, इसमें जो है ना इंसानियत है जिसकी वजह से हमको अफसोस होता है। चाहे इसका कोई मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हादिसात हैं, तो इससे सबक सीखना है, हमको भी सीखना है। हमारे पास भी जो है ना ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल जहाँ पे इन्हें कहीं सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं, तो आपको हमको भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान में खुद, हैदराबाद में खुद कितने वाक़यात हुए आप बताइए जाना, आग लगने के जाना, कितने लोग ख़त्म हो गए जाना, बेचारे मासूम लोग ख़त्म हो गए जाना। तो ये बहुत बड़ा जो है ना इंसानी अलमिया है, हादिसा है, हम इसको कह सकते हैं जाना। अब नाज़रीन, आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से एक खबर आ रही है जिसमें बताया गया है कि एक कंपनी जो है जॉइंट वेंचर के ज़रिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR वो तेलंगाना में नस्ब करेगी, और उसके ज़रिए 300 मेगावाट बरखी की सलाहियत, यानी बरखी पैदा की जाएगी, और ये 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये इस तरह की इतलात आ रही हैं। वैसे भी नाज़रीन, ये आपको ये भी बता दें, तेलंगाना की लाइफ साइंस पॉलिसी भी मंजर आम पर ला दी गई है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में, और जिसके तहत आपको बताना ज़रूरी है कि 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का हदफ मुकर्रर किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 5 साल में 5 लाख मुलाजिमतें पैदा की जाएगी, यानी 2030 तक की ये बात की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए मेन मकसद तो ये होता है सब, जब आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं तो जॉब्स की ओपनिंग तो होंगे ना काफ़ी, तो उसके लिए आपको हमारी मैन पावर को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं पे जॉब मैसर हो जाएंगे ना। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है ये जाना, इन्हें तरक्की भी होंगी, हमारे स्टेट की तरक्की होंगी, सारे हर एक को मौके मिलेंगे ना बराबर के। जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात है जाना। अब देखिए यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, लोग घबराते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से, क्यों? क्योंकि फिरका परिस्थिति इतना जहर भरा हुआ है योगी की तरफ से, लोग बड़े बड़े लोग डरते हैं वहाँ पे कुछ लगाने की, इन्वेस्ट करने के लिए। तो कभी भी याद रखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन अगर इस मुतजलजल रही है तो वहाँ पे लोग नहीं जाते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जाना। स्टेबिलिटी ज़रूरी है वहाँ पे, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और फिरका परिस्थिति का जहर नहीं होना चाहिए।
तो बराबर लोग आएंगे आपके पास, क्योंकि देखिए जोग्राफी एतबार से जो है ना वी आर हर लिहाज से हम माशाल्लाह सब कुछ है वहाँ पर जो है ना। जी जी। बस ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो बराबर लोग अट्रैक्ट होंगे आपके पास जो है ना, इस्टेब्लिश करेंगे और कई जो है ना नई नई कंपनी आती जाएंगे। तो ये जो है ना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। अगर आप वही फ़िरका परस्ती करेंगे, जानवरों की ऐसी हरकतें करेंगे, वो करेंगे, तो लोग कोई भी नहीं आएंगे आपके पास जाना। आप देखिए रिसेंटली कर्नाटक का जो हशर करके रखे थे लोग, अब दोबारा जो है ना फिर लोग आने लगे हैं। चंद दिन की हुकूमत में क्या हशर कर दिए थे कर्नाटक का, लोग देखे आप जाना। जी हाँ जी हाँ। इन्हें पूरी जो बिकाऊ जो सरकार बन गई थी, तोड़ जोड़ की जो सियासत बनी थी, तो स्टेबल गवर्नमेंट थी नहीं वहाँ पे जाना। फिर उस पर भी हिजाब बात करें कि हिजाब ये मसला, वो टोपी मसला। तो अब देखिए अब हालात जो है ना, तो ये जो है ना आप जब तक के स्टेट को ये जहर से पाक साफ रखेंगे तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट आएगा और बेचारे जो बेरोजगार फिर रहे हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, उनको जॉब्स भी मिलेंगे इससे ज़्यादा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक नेतन्याहू का सवाल है, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा से मुतालिक जो पीस बोर्ड है उसमें शामिल ना होने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसने ऐलान कर दिया है कि हम गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं और ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस बोर्ड में तकरीबन इसराइली नवाज जो इदारों को, मुल्कों को और हुकूमतों को शामिल किया गया है। और एक बात आपको ये बताना ज़रूरी है कि एक तरफ तो नेतन्याहू ने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ आपको बताना ज़रूरी है कि बहरीन है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, मराकश ने भी इसकी रुकनीत हासिल कर ली है। और शर्त ट्रंप ने ये रखी है कि एक अरब डॉलर आप इसको अपनी रुकनीत के लिए देनी होगी। और वैसे भी नाज़रीन इस तरह के मामलात में आप देखेंगे हिंदुस्तान को भी डोनाल्ड ट्रंप ने मदऊ किया है, पाकिस्तान को भी मदऊ किया है। वज़ीर आज़म तो बहुत खुश है, बीजेपी में तो बगलें बजाई जा रही हैं खुशी के मारे कि डोनाल्ड ट्रंप ने मदऊ किया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि $1 अरब आप गज़ा के लिए, गज़ा की तरक्की के लिए, गज़ा में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए देने चाहिए। और ये पीस जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस जो है, उसको आप इख्तियार देंगे तो फिर वहाँ पर हालात बेहतर बनाए जाएंगे। अब देखना है कि इसराइल नवाज मोदी हुकूमत किस तरह गज़ा के लिए $1 अरब देती है या फिर खामोश हो जाती है, एक सबसे अहम बात है। वैसे भी अमेरिका जो भी दबाव डालता है, हमारी हुकूमत दबाव में आ जाती है, मोदी तो बात भी नहीं करते। और ये डर है या बुज़दिली है या फिर ये मजबूरी है या फिर ये पॉलिटिक्स है या हिकमत अमली है, इस सिलसिले में मोदी हुकूमत को खुद जवाब देना चाहिए। वैसे भी मोदी हुकूमत को अगर डरती है अमेरिका से तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा, आप देखेंगे कि कंज्यूमर मार्केट है, एक बहुत बड़ी ताकत है और सारी दुनिया हमारे पास आती है और हमें अमेरिका के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसे झुकने की आदत है वो इस तरह की खामोशी अख्तियार करता है। तो झुकना नहीं चाहिए, झुकना तो अपने रब के सामने चाहिए। और हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क तो नहीं है, हिंदुस्तान कोई गुजरात तो नहीं है कि एक रियासत नहीं है भाई, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। फिलहाल तो हम डरते हैं, ट्रम्प जो बोला आपको सुनना पड़ता है, आपको जाना। जी जी। जब अब आप जंग रोक सकते तो क्या है, इमदाद तो देना पड़ता है। गजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो भी पैसे फंड वगैरह आपको देना पड़ेगा बराबर, क्योंकि आपको सुनते हैं अमेरिका की, सुनना पड़ेगा, फिर वो टैरिफ और बढ़ा देगा। अरे देखिए, आप अंदाजा कीजिए कि टैरिफ हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ था, फिर उसके बाद 50% टैरिफ किया, फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर ईरान के साथ, रूस के साथ अगर तुम ताउन करेंगे तो फिर 500% आपका टैक्स आयद कर दिया जाएगा। ये छोड़ दीजिए, ये तो हिंदुस्तान है या रूस है या ब्राज़ील है या चाइना है। लेकिन आपको बता दूं कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के क्या पता नहीं क्या हो गया बेचारों को, बहुत ज़रूरत है उनको, मैं समझता हूँ कि देखभाल की। तो बहरहाल तो आप देखेंगे कि वो बेचारे इस अंदाज में बात कर रहे हैं कि अपने जो हलीफ ममालिक है, आप डेनमार्क के जो मसला चल रहा है, ग्रीनलैंड का जो मसला चल रहा है, उसके बारे में उसने कह दिया है कि अगर ग्रीनलैंड हासिल करने में मेरी कोई मुखालिफत करेगा तो मैं उन पर भी 200% टैक्स आयद कर दूंगा। तो अब वैसे भी आप देखेंगे 10% टैक्स पहले से ही आयद कर दिया है, जिस पर ये कुंभ फरवरी से अमलावरी होगी, इतलाक होगा, अप्लाई होता वो, और उसके बाद कुंभ जून से वो बढ़कर तकरीबन 200% कर दिया जाएगा, 50% करेगा, फिर 200% हो जाएगा। तो बेचारा दोस्तों पर भी टैरिफ के आयद करता जा रहा है, दुश्मनों पर भी टैरिफ आयद करता जा रहा है। अब इस पर कौन सा टैरिफ आयद किया जाएगा, ये बताइए आप। रियाज साहब, इतने सहमे हुए उनके दोस्त अहबाब भी बेचारे जो है ना, जो हमेशा उनके साथ जी पूरे डरपोक, सब डरपोक हैं पूरे, उनको भी लगा देता हूँ, तुम लोग आवाज करेंगे तुमके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। जी जी जी। किसी जमाने में हथियारों से डराता था इन्हें। अरे इमैनुअल मैक्रोन तो मजाक उड़ा रहे हैं अमेरिका का। वो जो है ना, उन्हें बोला कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, वो भी जो है ना ट्रम्प गले में हाथ डाल के बोल रहा उसको, तुम्हारे पे लगाऊंगा प्लेट जो है टैरिफ जो है ना। तो ऐसी किस्म की अजीब गरीब जो है ना डिप्लोमेसी चल रही दुनिया में, चल रहा है, मजाक हो गया, बताइए जो है ना। मिस्टर बीन का ड्रामा अगर देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही होगा। मिस्टर बीन के जो
होते थे ना, बच्चे जो एंजॉय करते हाँ, थे, वो देख के enjoy हंस दुनिया हंस कर के रही लौट है। जाते थे। तो वैसी हरकतें यहाँ पे हो रही जो है ना, बजाय इसके कि संजीदा डिप्लोमेसी होती, संजीदा तरीके से मसाइल को हल किया जाता, यूनो तो जो है ना बिल्कुल जोकरों का अड्डा बन के बैठ गया है जो है ना। यूनो का जो तमाशा है, हाँ, खाली नाम का जो है ना, जो है, मजबूर वो बेबस है। बेबस होके बस खाली बैठते हैं। वो एक आध वो पास करते हैं रेजोल्यूशन, उसके बाद एक जना आके 5 में से एक वीटो कर देके फेंक देता उसको निकाल के। तो एक तमाशा बन के बैठा हुआ है खाली जो है ना, उसका हेडक्वार्टर जो बना हुआ है बेमकसद मजहूल किस्म का, अमेरिकी मफादात की तकमील कर रहा है बस भाई। खत्म। वो ये न्यूयॉर्क में है तो आपको तो मालूम है वही मतलब है उनके पास ही से हेडक्वार्टर। अगर देखिए कई और कंट्री में रहता तो फिर भी हम तवक्कुर रख सकते थे कि भाई फैसले उसके जो है ना इम्पार्शियल रहेंगे। वो तो अमेरिका के अंदर उसके गोद में बैठा हुआ है जाके, उन्हें क्या करेंगे बताइए? अमेरिका के अगेंस्ट पे एक फैसला कर सकता? कर ही नहीं सकता जनाब। और अब देखेंगे जो जहाँ तक यानी बोर्ड ऑफ फीस का सवाल है, बोर्ड ऑफ फीस में ऐसा लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अब अहमियत ख़त्म कर दी जा रही है। इसकी जगह बोर्ड ऑफ फीस मंजर यहाँ पर आएगा, क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेगा। और उससे तो आपको बता दूं कि बेचारे को अमन का नोबेल इनाम चाहिए। किसी न किसी तरह पीस के नाम पर ऐसा लग रहा है कि पीस के पीसेस कर जा रहा है वो। जी हाँ, और एक टाइम ऐसा भी आएगा, हो सकता है रियाज साहब बोलेगा कि अब जरूरत नहीं है, अब डिजॉल्व कर दो यूएनओ, उसकी जगह कोई और जो है ना एजेंसी नहीं, बोर्ड ऑफ फीस जो है ना वो उस यूएन की जगह लेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहेगा एक दिन आके, बोलेगा कि अब क्या जरूरत है अभी, क्यों इतना खर्चा करो भैया, हम करोड़ों रुपया खर्चा है उसका। और यकीन मानिए सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा गया तो वो अमेरिका को पहुंचेगा। अमेरिका बिखर जाएगा, अमेरिका का शीराज़ा बिखर जाएगा, उसी तरह जिस तरह आपने देखा कि रूस का शीराज़ा बिखर गया। और आपको ये बता दें कि हमेशा मैं ये भी आपको सुनाता हूँ कि अमेरिका ने यानी रूस ने बाजी आ रही है, अमेरिका की बारी है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात उस वक्त पैदा किए गए थे। अमेरिका ने तालिबान को और अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को हथियारों की तरबियत दी, रूस के खिलाफ खड़ा किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जो फ़ायदा उठाया। रोनाल्ड रेगन के दौर की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त कैसा फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने, इतना फ़ायदा उठाया, अमेरिका को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा, या अमेरिका जानबूझकर बेवकूफ़ हुआ, ये अलग बात है। लेकिन जिस अंदाज में रूस का शीराज़ा बिखर गया, और क्या अमेरिका का शीराज़ा नहीं बिखर सकता? बिखर सकता है। अमेरिका को बैरूनी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं, ना ईरान की ज़रूरत है, ना चीन की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रंप अमेरिका में बैठ गए हैं तो आप आसानी से अमेरिका के हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। कितनी जो है ना रियाज साहब मासूम बच्चों की आए हैं, बद्दुआएं हैं जी जी, जो आप लें फ़लस्तीन की जो है, अरे 70,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। तो कभी ये रायगा जा सकती है? बताइए जो है ना, बेचारे मासूम बच्चे को कत्लेआम किया गया वहाँ पे जो है ना, गजा का जो हाल किया अमेरिका जो है ना उसकी पुष्टपनाही में जो है ना। तो बताइए, तो कभी ये चीज़ें खाली जाने वाली नहीं है, ये ऊपर तक जाती हैं चीज़ें, और फैसले होते हैं अल्लाह की तरफ से जो है ना। शीराज़ा बिखर जाता, पता नहीं चलेगा कि क्या अमेरिका भी कहीं था, हाँ यूएस से भी था कभी बोल के जरा ऐसा। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 200 साल की तारीख आप अमेरिका की निकाल लेके देखिए कि अमेरिका में क्या हालात हो रहे हैं। यकीन मानिए कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, दियानतदार है, सच्चाई है, इसलिए वो बरकरार है। वरना अगर इस तरह के हुक्मरान आए तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका का हालत की कहीं और बिगड़ के रह जाएगी। जी, अवाम बेचैन है रियासा, वहाँ के तब्दीली के लिए बेचैन है, मगर ये लोग अवाम को खातिर में नहीं लाते जो है ना। जी जी, महज ये दो शैतानी पार्टियां हैं, बस उसी के ऊपर अमेरिका चल रहा है जो है ना। खासतौर पे रिपब्लिकन जो पार्टी है, बड़ी खतरनाक पार्टी है ये, और इनके जो पॉलिसीज कल्चर को फरोग देते हैं लोग, देते हैं लोग जो है ना, और मार धाड़ बस यही है इनके पास, हमले करो, अटैक करो, इस पे जाओ, उस पे, बस मार तोड़, इससे हटके कोई तामीरी काम नहीं करे लोग। खासतौर पे मैं जो है ना बात करूँ रिपब्लिकन्स की जगह। और आप देखेंगे कि ऐन रमज़ान के मौके पर ये तबाही व बर्बादी लाते हैं आलम इस्लाम में। चाहे इराक़ का देखिए आप, पस मंज़र ईरान का देखिए, कहीं पर भी देखिए, ये सोमालिया देखिए, या फिर दूसरे अफगानिस्तान वगैरह देखिए, रमज़ान मुबारक के दौरान ये जानबूझकर कार्रवाई करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये रमज़ान अगर आएगा तो अमेरिका के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, और जो रिटेलिएट होगा अमेरिका के खिलाफ वो बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। और अमेरिका भी याद रखेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अमेरिका अवाम भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी गलती थी कि हमने एक ऐसे सदर को चुना जिसने अमेरिका की मईशत को, अमेरिका के मफादात को तबाह और ताराज करके रख दिया है। बिल्कुल, और खासतौर पे लोग पता नहीं क्या है इनको प्रॉब्लम, शैतानियत है क्या है, रमजान में लोग जो ना मुस्लिम कंट्रीज को निशाना बनाते हैं। जी, ये देखिए आप खासतौर पे ये देखा गया जो है ना, इवन इसराइल भी देखो आप, जैसा फलस्तीन में हमले शुरू कर देता है, रमजान आते ही बैतुल मुक़द्दस पे हमले शुरू कर देता है, अंदर घुस जाता जो है ना। तो खास तौर पे रमजान के महीने के लिए वेट करते रहते लोग। दुश्मनी की सबसे बड़ा सबूत है ये, वही है, बेहतरीन यही सबूत है कि इसके दुश्मन है लोग जाना, कि रमजान को खास तौर पे हमारे लिए बड़ा मुकद्दस महीना माना जाता है, और उसको ये लोग जो है ना शरपसंदी के लिए चुनते हैं ये महीने को जो है। और हालांकि आप देखेंगे जो बड़े बड़े मजहबी रहनुमा है ईसाइयत के, वो कह रहे हैं कि इसराइल पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसराइल मक्कार है, इसराइल ने हमेशा धोखा दिया है, और ये अब ये ऐसी कौम है जिसने खुदा को भी ललकारा है, खुदा के खिलाफ वो आवाज़ उठाई है कौम ने, और अल्लाह ताला ने इन्हें ज़लील ख़ार करके रखा था। और आपको ये बता दूं कि आज मुख्तलिफ ममालिक से आकर यहाँ जो जमा हुए हैं, ये इस बारे में भी कहा जाता है कि इन लोगों ने अरबों का हक मारा है, और अमेरिका उसकी भरपूर तायद कर रहा है, बरतानिया उसकी भरपूर तायद कर रहा है। बरतानिया का क्या हाल हो गया है? आज अमेरिका खुद बरतानिया को जलील कर रहा है। कुछ भी नहीं है बाकी,
छोटा सा एक जो है ना कॉन्टिनेंट, एक जो है ना आइलैंड के अंदर बंद होकर रह गया है, कुछ भी नहीं है, कोई पावर नहीं है, ना कोई ताकत है, बल्कि दूसरों के बलबूते पे जिंदा है जो है ना बरतानिया। तो इनका हशर ऐसी हुआ चूंकि लोग जो है ना वहाँ पे आयन जो है ना कब्जा करके इनको बसाए, लोग लाके यहूदियों को वहाँ पे बसाए फ़लस्तीनी रियासत में। तो इतने बड़े गुनहगार है ये, खूनखार लोग हैं जिनके हाथ जो है ना खून से रंगे हुए हैं ये लोग जो है ना। तो बस कौन है जिम्मेदार, सबको मालूम है कि ये लोग जो इसराइल को जो बसाने के जिम्मेदार कौन है, ये लोग ही हैं। और ऐसी कौम, अरे इवन जो है ना आपके बाइबल में भी जिक्र है कौम का, उनको मालूम है, क्रिश्चियंस को मालूम है कि ये कौम बनी इसराइल जो है ना ये बहुत ही खतरनाक कौम थी, ये पैगंबरों को कत्ल करी सो कौम है जो है ना। तो उनके पास भी जिक्र है इसका जो है ना, अल्लाह से बगावत करने वाली है। और इनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, गैर यकीनी रहते हैं लोग जो है ना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं जो है ना। तो वैसों को जो है ना अमेरिका पुष्पनाई दे रहा है, उनकी सरपरस्ती कर रहा है। तो बताइए क्या अंजाम होगा, क्या आप जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये यहूदियों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, आप हक की बात कर रहे हैं, आप इंसानियत की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। जी हाँ, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है उनके पास, कोई चीज़ नहीं है रियाज साहब। इंसानियत, इन्हें कोई भी मजहब नहीं दिए, इंसानियत सिखाता हर मजहब, लेकिन इनके पास नहीं है वो इंसानियत, नहीं है इनके पास। जी जी, ये लोग जो है ना खून के प्यासे हैं लोग। अरे मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का खून देखकर ये खुश होते हैं, खुश होते हैं बहुत। अरे भाई 70,000 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें आपको अंदाजा कीजिए कि अक्सरियत छोटे मासूम बच्चों की है और खवातीन की है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाके उनसे मशवरे लेते हैं, आपके क्या करें क्या करें क्या है, वैसे गले लगाते हैं, बिल्कुल लाते हैं, जाके दौरे करते हैं, बहुत ही गले लगा के कहते हैं ये हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो दोनों मिलते हैं करते हैं। अरे कई अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, जाके उनको गले लगाइए, उनसे मिलिए, उनकी बात करिए, मुल्क भी तरक्की करेगा, लोग भी तरक्की करेंगे। किससे मिल रहे हैं जाके, कातिल से मिल रहे हैं आप जाके जाना। पॉलिसी पूरी अपोजिट होगी हमारी जो है ना। किसी जमाने में प्रो फलस्तीन हुआ करते थे हम जो है ना, किधर गई वो पॉलिसी, खारजा पॉलिसी। जी जी, मजहब की बुनियाद पर चूंकि फलस्तीनी मुसलमान है इसलिए इस तरह किया जा रहा है। तो ये कोई बात नहीं है, इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है और ना डर खौफ की बात है, और ये हकीकत यही है। जी हाँ, जी जी। तो रियाज साहब फिर हम जाते थे, इस बारे में भी आप कुछ नहीं कहे हमारे, चलो कम से कम हमारे वज़ीर-ए-आज़म को थोड़ा सा रहम आ गया, जो ये हादिसा हुआ था मक्के शरीफ में, उनके लिए इमदाद का ऐलान किए 2-2 लाख की, जो उन्होंने काफ़ी देर के बाद नवंबर में हुआ ना। एक बात है, देखिए कि इस मामले में वो पहले भी बहुत ज़्यादा मरकजी हुकूमत ने अच्छा काम किया था। देखिए अगर अच्छा काम करते हैं तो बराबर हम सराहते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जो सदर हैं साहिब समूह शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान, तो मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान जो हैं वो दौरे पर आए, 3 घंटे के दौरे पर आए। तकरीबन आप देखेंगे कि जो नेचुरल गैस है, कुदरती गैस है, उसके लिए माहिदा तय पाया, हिंदुस्तान को सप्लाई करने वाला हिंदुस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात की जो नेचुरल गैस है उसका सबसे बड़ा कस्टमर बन गया है। और कितने आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि $3 अरब का माहिदा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हम 2000 आने वाले 6 वर्षों में जो हमारी मईशत है, यानी सॉरी बाहिमी तिजारत है, उसको $200 अरब तक पहुँचा देंगे। वैसे भी अब 2025 की 24 की बात करते हैं तो ये जो बाहिमी तिजारत है $100 अरब तक पहुँच गई है। तो आप एक अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि ये मेरे भाई हैं। अब जैसा कि माई फ्रेंड से तो उनको धोखा मिला, बेबी से भी धोखा मिला। बेबी मैं इसके नेतन्याहू के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बड़ा कातिल मुजरिम, जंगी मुजरिम है और आलमी अदालत इंसाफ ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। जी हाँ, उसको तो पकड़ने के लिए फिर रही है जो है ना, जी हाँ, तो ताक में उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पकड़ने के लिए फिर लोग कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, हिम्मत नहीं है। बिल्कुल उसको मालूम है। लेकिन एक बात है, एक शख्स में हिम्मत है, दुनिया में ये सिर्फ एक शख्स है जिसमें हिम्मत है। अगर वो वहां पर पहुंचेगा तो नेतन्याहू उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वो है अमेरिका। अमेरिका का नाम सुनकर आप हैरत में होंगे कि कैसा वहां पर कौन शख्स है जो इसे गिरफ्तार कर सकता है। तो आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क के जो नौ मुंतखब मेयर है, हाल ही में उन्होंने कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ लिया है अपने ओहदे का और राजदारी का। तो आपको बता दूं कि ज़ोहरान ममदानी की मैं बात कर रहा हूँ। ज़ोहरान ममदानी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, ट्रंप को ललकारा है, एलोन मस्क को ललकारा है, चैलेंज कर दिया है, अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आता है तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, बहुत बड़ी बात है। देखिए गट्स देखिए जो है ना, और उस सच्चाई की बात करें, इंसाफ की बात करें जो है ना, यानी कातिल हो, खुलेआम फिर रहा है, जहाँ चाहे जा रहा है उसको जो है ना, कोई पूछ नहीं है, वारंट तो निकल गया, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेंगे, कैसा करेंगे, सवाल ये पैदा होता है ना। जी जी, तो इंप्लीमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पे। तो जरूर वो आदमी में गट से बराबर वो अरेस्ट करेगा, देख लेना आप जो है ना। जी, नौजवान है, उसके जज्बात क्या है, बराबर करेगा उसको जो है ना, कंप्लीटली बराबर होके रहेगा ये चीज जो है ना। जी जी, तो ये चीज़ है ना होना चाहिए बिल्कुल जाना। और वैसे भी देखिए अवाम के बारे में मैं कहता हूँ, अमेरिकी अवाम बहुत इंसाफ पसंद है, अमेरिकी अवाम बहुत अच्छे दिल वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और वो चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम रहे। लेकिन ट्रंप को पता नहीं किस गलती के तहत उन्होंने सदर बना दिया। आज मैं समझता हूँ कि तारीख में और मुस्तकबिल में उन्हें इस गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।